आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल री स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, बिहार संगीत शिक्षक भर्ती का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये तीसरा सेट है और तीसरा टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण हम करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर सीधा और देखते हैं संगीत से संबंधित प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखा जाए, पहला प्रश्न क्या है। 71 नंबर देखिए, पहला प्रश्न है, संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है। तो इसमें बताइए कि मध्य शब्द जो है संज्ञा किसके प्रयोग में आता है। लय, स्वर, वाद। तो क्या हो जाएगा इसमें। आप जानते हैं कि ये जो लय है, लय तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन। एक तो विलंबित लय होता है, एक विलंबित लय, एक होता है मध्य लय और एक क्या होता है, द्रुत लय होता है, द्रुत लय। तो तीन प्रकार का लय हो गया। इसी में क्या हो गया, यही इस आपको मध्य लय हो गया। तो लय का प्रकार हो जाएगा। मध्य शब्द किससे संबंधित है, लय से संबंधित है। उसी तरह चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा थाट जनक राग है। जनक राग क्या होता है आप लोग जानते हैं। जनक राग मतलब जिस राग से थाट का कोई भी थाट का नाम पड़ा हुआ है तो वही उसका जनक राग कहा जाता है। तो बिलावल थाट से ही एक बिलावल राग भी है, अलैया बिलावल सुनते होंगे। तो थाट जनक राग कौन हो जाएगा, बिलावल हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको 72 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह जो है ना आपको उत्पन्न हुआ है किससे, जनक थाट से उत्पन्न है, इसीलिए इसको जन्य राग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, औरब औरब जाति की संख्या है। तो औरब औरब मतलब क्या हुआ, औरब में होता है कितने स्वर, 5 स्वर रहते हैं। साड़ब में कितने स्वर रहते हैं, 6 स्वर। और आप संपूर्ण में 7 स्वर। ये आपको कुल 3 प्रकार के जो है ना जाति पाए जाते हैं। कितने, कुल 3 प्रकार है। और अगर 3 प्रकार मुख्य प्रकार हुआ, लेकिन अगर कुल पूछे कि कितने प्रकार की जाति, कुल संपूर्ण कितने प्रकार की जाति पाई जाती है या प्रकार पूछ दे स्वर के, तो आपको क्या बताना है, 9 प्रकार पाया जाता है। तो जाति 9 प्रकार कुल में, और वैसे अगर पूछे कितना तो 3 हो जाएगा, संपूर्ण, साड़ब, औड़ब। ठीक ना। तो नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, औड़ब औड़ब जाति पूछा रहा है तो इसमें 5 स्वर लगता है, तो बी हो जाएगा। अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य। अति प्राचीन काल क्या होता है, वैदिक काल होता है। वैदिक काल को क्या अति प्राचीन काल कहा जाता है ना। वैदिक काल को प्राचीन काल का युग कहा जाता है। वेदों में संगीत, वैदिक काल में संगीत गायन के साथ साथ क्या हुआ करता था, नृत्य कला भी प्रचलित थी। तो अति प्राचीन काल आपका हो गया वैदिक काल। 74 के बाद चलिए 75 नंबर देखिए। 75 में क्या है, राग वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। तो आप जानते हैं राग वर्गीकरण जो है ना बीच में आकर के मध्य काल में पाया गया। तो मध्य काल कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्या मध्यकाल होना चाहिए राग वर्गीकरण। और पहले जो है प्राचीन काल में आपको जाति गायन प्रचलित था। क्या प्रचलित था, जाति गायन। ये बात याद रखिएगा आप, प्राचीन काल में क्या हो जाएगा, जाति गायन। ठीक। नेक्स्ट देखिए है, इनमें से तत्ववाद कौन सा है। तो जो तार, जिसमें तार लगा रहता है, तार, वो तत्ववाद हो जाएगा। तो सितार हो जाएगा आपको तत्ववाद। शंख ये तो हवा से होता है, तो ये तो होगा आपको सुशीरवाद हो गया, हुआ ना। और तबला, इसमें चमड़ा लगा रहता है, ये आपको अवनदवाद हो गया। तो देखिए टोटल जो है ना संगीत रत्नाकर में बताया गया आपको 4 प्रकार का वाद्य कितने प्रकार से बताया गया है, 4 प्रकार से। एक हो गया अवनद, ठीक है। एक हो गया आपको तत्ववाद, अवनदवाद। एक हो गया आपको सुशीरवाद और एक होता है घनवाद। तो ये चारों आप याद रखिएगा, क्योंकि चारों में से किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वादों की जननी जो है किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं वादों की जननी किसे, वीणा को कहा जाता है। माँ सरस्वती के हाथ में आप वीणा को देखते होंगे, तो उसी को क्या वाद्यों की जननी, सबसे पहले वाद्य यंत्र में अगर कोई वाद्य यंत्र था तो वीणा। वाद्य शब्द किस धातु से बना हुआ है। तो वाद्य शब्द जो बना हुआ है वह वद धातु से बना हुआ है। ठीक ना। जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, बोलना। वद का समान अर्थ क्या होता है,
बोलना होता है। वध शब्द बना हुआ है आपको वाद्य शब्द किस धातु से, तो वध धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक ना। तो किसी भी सांगीतिक ध्वनि या गति प्रकट करने के लिए जो उपकरण का बजाते हैं, वाद्य करते हैं, तो क्या होता है, बोलते हैं, बोलता है वो यंत्र, तब ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ख्याल क्या है। तो ख्याल क्या है, गायन का ही एक प्रकार है। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो विलंबित ख्याल और एक क्या होता है, द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल होता है, 2 प्रकार के ख्याल पाए जाते हैं, विलंबित और द्रुत ख्याल होता है। तो ये ख्याल जो है आपको किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं ख्याल किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है ख्याल। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, रियाज। रियाज जो हम लोग सुनते हैं संगीत में अगर करते हैं तो रियाज करने के लिए बोला जाता होगा कि रियाज करने के लिए, है ना। तो रियाज भी क्या किस भाषा का शब्द हो जाता है, रियाज आपको हो जाता है उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, रियाज का मतलब आप अभ्यास कह सकते हैं, अभ्यास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो गया ख्याल का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 79 के बाद 80 नंबर आएगा, है ना। आइए 80 नंबर देखते हैं। 80 में क्या है, तराना क्या है, वादन का प्रकार है, ख्याल का प्रकार है या टप्पा का प्रकार है। तो आप लोग जानते हैं तराना क्या है, ख्याल का ही प्रकार है ना। क्या तराना जो है आपको जानते हैं ख्याल का ही प्रकार है, क्योंकि इसमें जो है ना गीत के बोल आते हैं जिनका कोई अर्थ बिल्कुल नहीं होता है तराना में, जैसे कि ता ना दा रे होता है ना, ता ना दा रे, ये सब जो आता है, अदानी तदानी तनोम, तो तुम ओम तुम अलाप जो आता है, ये सब क्या होता है, तराने में भी अस्थाई और अंतरा होते 2 भाग होते हैं। ठीक ना, तराने में भी क्या होता है, अस्थाई और अंतरा के 2 भाग होते हैं। तो ये ख्याल का प्रकार हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी। फिर देखिए, गायन के किस विधा में तानसेन प्रवीण थे। तो आप जानते हैं तानसेन जो है ध्रुपद गायक थे, तो राइट आंसर आपको हो गया बी नंबर। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। तो हम लोग जानते हैं दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में टोटल 5 जातियां हैं। कितने जातियां हैं, 5 जातियां हैं। अब कौन कौन जातियां हैं 5, एक देखिए तीस्त्र है, 5 जातियां आप याद रखिए कौन कौन है। एक तीस्त्र है, दूसरा आपको हो जाएगा चत अस्त्र हो जाएगा दूसरा। उसके बाद तीसरा आप देखिए क्या होता है, खंड होता है। उसके बाद एक मिश्र होता है, और उसके बाद 5वां क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, 5वां संकीर्ण। तो यही 5 प्रकार के आपको जो है ताल पद्धति है, तीस्त्र, चिस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तो ये 5 पद्धति दक्षिण भारत में है, आप याद रखिए। निबद्ध गान के कितने प्रकार है। तो देखिए निबद्ध गान के जो आपको है 3 प्रकार है। कौन कौन है, तो निबद्ध गान के 3 प्रकार अब कौन कौन है, 3 प्रकार देखिए। पहला तो आपको हो जाएगा प्रबंध गायक होता है, निबद्ध गायक में प्रबंध हो गया। दूसरा हो जाता है वस्तु, है ना, और तीसरा हो जाता है आपको रूपक। तो याद रखिएगा तीनों, प्रबंध, वस्तु, रूपक, ये निबद्ध गान के 3 प्रकार है। और अनिबद्ध गान के प्रकार भी आपको बताएंगे। अनिबद्ध गान के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं वो बताते हैं आगे। चलिए प्रश्न भी है, धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। धातु शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, आलाप में, राग में, जाति में, या इनमें से कोई नहीं। तो ना तो आलाप में, ना तो राग में, और ना ही जाति में। धातु शब्द का प्रयोग क्या होता है, स्वर, ताल और पद, इन्हीं सब में इस्तेमाल किया जाता है। स्वर, ताल और पद सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है, धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मान लीजिए प्रबंध और गाना रहता है तो ताल एवं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तो कहीं है नहीं प्रबंध और, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 84 के बाद चलिए 85 नंबर देखते हैं, है ना। आइए 85 नंबर में क्या है कि प्रबंध में कितने धातु है। तो हम लोग जानते हैं प्रबंध जो है इसमें कितने धातु हैं, 5 धातु है प्रबंध में। और प्रबंध में 5 धातु कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा उद्गा हो जाएगा, उद्गा। दूसरा हो जाता है ध्रुव हो जाता है। तीसरा हो जाएगा आपको मेलापक हो जाएगा। चौथा हो जाएगा अंतरा, और 5वां क्या हो जाएगा, आभोग। 5वां हो जाएगा आभोग। तो ये हो गया, एक तो उद्गा हो गया, ध्रुव हो गया, मेलापक हो गया, अंतरा हो गया, आभोग हो गया। ये प्रबंध के 5 प्रकार है। तो कितने धातु हो जाएंगे प्रबंध के, 5। षडज व पंचम में आरोह क्रम में अगर देखते हैं तो कितनी श्रुतियां का अंतर होता है। षडज और पंचम की बात है, यानी सा और प के बीच में। तो देखिए
क्या होता है इसका, हम क्या बताए हुए हैं सूत्र, 4 3 2 फिर 4 और फिर 4 3 2। तो सा रे ग म प ध नी। तो देखिए सरज और क्या कहा जा रहा है, पंचम। तो पंचम करने का मतलब प हो गया, प यहाँ पे है और सरज यहाँ है। तो 4 3 7 2 9 4 13, कितना का अंतर हो गया, 13 का अंतर हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ है बी नंबर में 13, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसके बाद तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं वैसे दीपचंदी और रहता है तो वही सब गाया जाता है, बड़ा ख्याल में गाया जाता है। तिलवाड़ा ताल जो है ना बड़ा ख्याल का चीज़ है। यहाँ छोटा ख्याल, धुरपट, ठुमरी ये सब होगा नहीं, होना चाहिए बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही। आफ्ताबे मोसी की उपाधि दी गई है। तो आफ्ताबे मोसी की जो उपाधि दी गई है, आप जानते हैं फयाज खां को दी गई है आफ्ताबे मोसी की उपाधि। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आफ्ताबे मोसी की उपाधि किसे दी गई, फयाज खां को। फिर देखिए मंद्र सप्तक की ध्वनि कौन से स्थान से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जानते हैं मध्य सप्तक जो है यह कंठ से प्राप्त होती है, मध्य सप्तक एकदम बीच वाला आवाज। और छाती से मंद्र सप्तक, मंद्र जो है आपको छाती से, मोटा आवाज जो होता है ना वो आपको छाती से निकालना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये पूरा प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में। देखिए ख्याल के कितने प्रकार है, तो ख्याल के 3 प्रकार है। कौन कौन है, एक तो आपको, अच्छा ख्याल पूछा जा रहा है। देखिए अगर लय पूछे तो 3 प्रकार हो जाएगा, लय का प्रकार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ख्याल पूछे तो ख्याल का सिर्फ 2 ही प्रकार है। बताइए कौन कौन। एक तो विलंबित ख्याल है और दूसरा क्या है, दूसरा द्रुत ख्याल है। तो ख्याल के सिर्फ 2 ही प्रकार है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लय अगर पूछे तब आपको 3 मारना है। अगर पूछ दे लय, विलंबित, द्रुत और मध्य लय होता है 3 प्रकार का। लेकिन अगर ख्याल पूछे तो क्या हो जाता है, 2 प्रकार, विलंबित और द्रुत हो जाता है सिर्फ। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती न करिएगा। तो ठुमरी क्या है, ठुमरी आप जानते हैं ठुमरी क्या है, तो ठुमरी गीत का प्रकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है। तो इसमें से कौन है जो ग्वालियर घराना के, तो हम लोग जानते हैं ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो है। और किनके शिष्य थे, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के शिष्य थे कौन, तो ये ग्वालियर घराना से संबंधित है। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के शिष्य थे आपको पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 93 नंबर में है कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो आप जानते हैं गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी है। यह पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, सबसे पहले इसी के द्वारा जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, तो ये जो स्थापित करने का प्रयास किया गया था गंधर्व महाविद्यालय, ये आपको 1901 ईस्वी में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इसके बाद सबसे पहले इसी के द्वारा गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किया। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 93 के बाद चलिए 94 नंबर देखते हैं। 94 में क्या है, अनिबद्ध गान के कितने प्रकार हैं। तो अनिबद्ध गान के जो प्रकार है वह आपको 4 प्रकार है। अनिबद्ध गान के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। अनिबद्ध गान के कौन कौन प्रकार हो जाते हैं, एक तो अनिबद्ध गान कहिए कि इसको क्या कहा जाता है, आलाप भी कहा जाता है, इसको आलाप भी कहा जाता है। आलाप के प्रकार पूछे कि अनिबद्ध गान पूछे। निबद्ध गान आपको 3 हो जाता है और अनिबद्ध गान आपको 4 प्रकार का हो जाता है। आलाप भी 4 प्रकार ही होता है। तो कौन कौन से आलाप होता है, पहला होता है आपको राग आलाप, क्या होता है, रागालाप होता है। दूसरा नाम आपको हो जाता है रूपक आलाप, क्या होता है, रूपक आलाप होता है। तीसरा हो जाता है आपको आल्पित गान, याद रखिएगा तीसरा क्या होता है, आल्पित गान। इससे आपको क्वेश्चन समझिए देखने को मिल ही सकता है, एक न एक क्वेश्चन होगा निबद्ध गान अनिबद्ध गान से। तो राग आलाप हो गया, यानी तो ऐसे दे देगा कि कौन सा आलाप का प्रकार नहीं है, तो राग आलाप दे देगा, रूपक आलाप देगा, आल्पित गान दे देगा, एक और कोई ऑप्शन दे देगा। होता है 4 गो इसका प्रकार। तो देखिए आल्पित गान, और आल्पित गान के बाद क्या होता है, एक इसका स्व स्थान का नियम होता है, एक विशेष होता है, स्वरों का जो बढ़त होता है उसी का एक विशेष नियम होता है, उसे स्व स्थान का नियम कहा जाता है। तो स्व स्थान का नियम एक याद रखिएगा, 4 प्रकार हो गया इसका।
हो गया ना। 4 प्रकार से क्या हो गया, अनिबद्ध गान के प्रकार। रागों की उपजातियां कितनी संख्या है, तो रागों की जो उपजातियां हैं, तो जातियां टोटल रागों की आपको क्या बता चुके हैं, 3 जातियां होती है। कौन कौन जातियां होती है, 3 जातियां में एक तो होता है संपूर्ण, संपूर्ण, दूसरा हो जाता है आपको साड़व, और उसके बाद क्या हो जाता है, औड़व हो जाता है। तो ये तो हो गया आपको 3 मुख्य जाति, और इसी से फिर 6 प्रकार के और बनते हैं। तो 6 3 टोटल कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और उपजाति पूछा जा रहा है, तो उपजाति क्या हो जाएगा, 6 प्रकार हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या उपजाति आपको बताया जाएंगे, तो बता दे उपजाति, चलिए बता ही देते हैं आपको उपजाति। देखिए 6 उपजाति कौन सब है। एक तो संपूर्ण से अगर लेते हैं आप, संपूर्ण, संपूर्ण साड़व हो जाएगा, ठीक है। एक पहले संपूर्ण संपूर्ण रहने देते हैं, एक क्या होता है संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साड़व हो गया। फिर क्या होगा, संपूर्ण के साथ क्या हो जाएगा, संपूर्ण के साथ अब आपको औड़व हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार हो गया। इसी तरह से अब साड़व के साथ भी बनेगा, साड़व के साथ एक बार बनेगा साड़व संपूर्ण, ठीक है। फिर बनेगा साड़व के साथ क्या बनेगा, साड़व संपूर्ण के बाद बनेगा आपको साड़व साड़व, 6 स्वर हो गया। साड़व साड़व के बाद फिर आपको साड़व औड़व बन जाएगा, बनेगा ना, साड़व औड़व, साड़व औड़व। अब साड़व औड़व के बाद क्या होगा, फिर औड़व संपूर्ण, औड़व संपूर्ण बनेगा एक, औड़व संपूर्ण। फिर क्या बनेगा, औड़व, औड़व साड़व बन जाएगा एक, और इसके बाद क्या, फिर क्या बनेगा, औड़व, औड़व हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया आपको, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, और 3 यहाँ हो गया। ये 6 टोटल उपजाति हो गया। और जाति क्या तो हो जाता है संपूर्ण साड़व और औड़व। तो ये रागों की उपजातियां हो गई आपका। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसको ऐसे ही पूछा जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि नाद के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं नाद के जो लक्षण है, नाद कितने प्रकार के होते हैं, एक अनाहत नाद, आहत नाद। तो या नाद के लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। तो नाद के कितने लक्षण हो जाएंगे बताइए। नाद तो वैसे पूछा जाता है, मान लीजिए आंदोलन होता है, आहत नाद, एक होता है आहत नाद, अनाहत नाद, 2 प्रकार ये होता है। लेकिन नाद के लक्षण पूछा जा रहा है, तो आपको नाद के लक्षण 3 हो जाएंगे। नाद के क्या क्या लक्षण होते हैं, एक तो उसका ऊंचा नीचा होना, नाद का ऊंचा नीचा होना, नाद का ऊंचा नीचा होना है ना, नाद का ऊंचा नीचा होना हो जाता है। दूसरा हो जाता है बात क्या, नाद का छोटा बड़ापन, क्या होता है, नाद का छोटा बड़ापन। और तीसरा हो जाता है उसका जाति, याद रखना क्या, तीसरा नाद की जाति। यही 3 प्रकार, 3 लक्षण होते हैं नाद के, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस स्वर को राजा कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं राजा की उपाधि किसे दिया जाता है, वादी स्वर को राजा की उपाधि दिया जाता है, और संवादी स्वर को जो आपको मंत्री की उपाधि दिया जाता है। और उसके बाद जो विवादी स्वर होता है उस सहायक यानी सेना नायक हो जाता है उसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धमार क्या है। तो धमार क्या है, एक गीत का प्रकार है धमार। तो राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं पंजाबी जो होता है वह टप्पा गायन शैली होता है पंजाबी का। फिर देखिए, गीतः वादः नृत्य त्रंत संगीत मुच्यते किस ग्रंथ में कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि गीतः वादः तथा नृत्य त्रंग संगीत मुच्यते, यह जो उक्ति आपको देखने को मिलता है तो संगीत रत्नाकर में देखने को मिलता है। किस पुस्तक में देखने को मिलता है, संगीत रत्नाकर में देखने को मिलता है, जिसको पंडित सारंग देव के द्वारा लिखा गया। संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया, पंडित सारंग देव के द्वारा लिखा गया है, सारंग देव के द्वारा लिखा गया है। और संगीत रत्नाकर को क्या कहते हैं, तो संगीत रत्नाकर जो है जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, सप्ताध्याय के संगीत रत्नाकर सप्ताध्याय के नाम से जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राग में कितने स्वर प्रयुक्त होना चाहिए। तो राग में कम से कम आप जानते हैं कि कम से कम कितने स्वर, 5 स्वर, औड़व जाति कम से कम होना चाहिए। 5 स्वर से कम अगर होगा तो राग बनेगा ही नहीं, कम से कम 5 स्वर प्रयोग होना चाहिए। और अधिक से अधिक 7 स्वर तो है। ये है कौन सा घन वाद्य है, मंजीरा है, हारमोनियम है, शंख है। तो मंजीरा को जानते हैं आप पीट के बजाते हैं और ये कोई न कोई धातु का बनता है, तो मंजीरा आपको हो गया घन वाद्य। शंख जो है इसको हम लोग फूंकते हैं, हारमोनियम को भी फूंकते हैं,
तो ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, सुशीर वाद हो जाएगा। वाद के 4 प्रकार है, संगीत रत्नाकर में वर्णन है। झप ताल की आड़ आएगी, किस आवर्तन में जो है ना आपको झप ताल की आड़ आती है, तो ये जो 6.2/3 कहने का मतलब क्षत्रिय 18-20/3 जो आता है मात्रा, इस पे झप ताल के आवर्तन आता है, ठीक ना। 103 के बाद चलिए 104 नंबर देखते हैं। आइए 104 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है, तो असावरी थाट का राग इसमें क्या है, देसी जो है यह आपको असावरी थाट का राग है। फिर देखिए रे सा ध नि सा किस राग का अंश है, रे सा ध नि सा किस राग का है, तो अड़ाना का है। रे सा ध नि सा किसका हो जाएगा, अड़ाना। गायन संगीत कितने मुख्य प्रकार है, तो गायन संगीत के जो प्रकार है वो आपको 2 प्रकार है। एक तो हो जाता है हम लोग को कौन कौन गायन संगीत करते हैं, एक तो हम लोग करते हैं जो कि भाव संगीत होता है, और एक होता है शास्त्रीय संगीत। तो यही 2 प्रकार, एक तो शास्त्रीय संगीत करते हैं हम लोग, है ना, शास्त्रीय संगीत होता है एक, और एक क्या होता है, भाव संगीत होता है। तो यही क्या है, संगीत के 2 प्रकार है मेनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है, तो राग अलैया बिलावल का जो गायन समय है ये आपको होना चाहिए, इसका राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या होना चाहिए, इसका तो होना चाहिए क्या, पूर्व अंग में होना चाहिए, और पूर्व अंग यहाँ पे ऑप्शन है ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अलैया बिलावल जो है आपको पूर्वांग में, इसका वादी स्वर क्या होता है, पूर्वांग में जाता है, तो वादी जिसका पूर्वांग में रहता है वो तो गाया भी क्या हो जाता है, पूर्वांग में अक्सर। तान क्या है, तान जो है किसी भी स्वर विस्तार को हम लोग क्या तान के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर देखिए वैदिक काल का आरंभ कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो वैदिक काल को जो आरंभ है 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए इनमें से टॉनिक कोड है, इनमें से टॉनिक कोड क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ए और सी। साग प क्या होता है, टॉनिक कोड होता है। साग प से आप देखते हैं किसी भी हारमोनियम पे या तबला का स्वर सेट करते हैं स्वर, जब 2 सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है, वह सेमीटोन कहलाती है। जब 2 सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है, सेमीटोन कहलाती है। फिर देखिए पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे, तो हम लोग जानते हैं पंडित रविशंकर सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। किस ग्राम का उल्लेख भरत ने नहीं किया है, तो भरत के द्वारा जो है ना गंधार ग्राम को आपको स्वर्गवासी ग्राम कहा गया है। स्वर्गवासी ग्राम किसको कहा गया है, स्वर्गवासी ग्राम गंधार ग्राम को कहा गया, किसके द्वारा, भरत के द्वारा। इसने 2 ही ग्राम को माना, सड़ज और मध्यम ग्राम, निषाद तो होगा नहीं, सड़ज ग्राम और मध्यम ग्राम माने हैं, सड़ज और मध्यम ग्राम माने हैं, और गंधार ग्राम को स्वर्गवासी माना गया भरत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भातखंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह क्या है, तो हम लोग सब जानते हैं भातखंडे में जो सम का चिन्ह होता है, ऐसे करके भातखंडे में सम का चिन्ह होता है। फिर देखिए संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है, तो संगीत रिसर्च एकेडमी आपको कोलकाता में स्थित है। उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे, तो उस्ताद आमिर खां जो है वह आपको 1 ताल में गाते थे, ठीक है। 1 ताल या 4 ताल दोनों क्या होता है, वही होता है, तो दोनों में 12 मात्रा ही होता है, 1 ताल और 4 ताल में। तो उस्ताद आमिर खां हमेशा जो है ना अक्सर जो है वह गाया करते थे, किस ताल में गाया करते थे, तो 1 ताल में गाया करते थे। राइट आंसर हो जाएगा 116 का सी नंबर। तो उसके बाद देखिए 117 चलते हैं। तराना गायन के सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है इसमें, बड़े गुलाम अली खां, विनायक राव पटवर्धन या सिद्धेश्वरी देवी। देखिए तो सबसे प्रसिद्ध नाम पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं बड़े गुलाम अली खां जो कि पटियाला घराना से संबंधित थे, पटियाला घराना से संबंधित थे, और यह जो है तराना गाने के लिए सबसे प्रसिद्ध नाम इसका आता है। सबसे प्रसिद्धि में तराना गाने में किसका, बड़े गुलाम अली खां, पटियाला घराना से संबंध रखते हैं। मूर्छना की कुल संख्या कितनी है, तो मूर्छना आप जानते हैं कि एक ग्राम में 7 मूर्छना है, और 1 ग्राम में अगर 7 मूर्छना है तो ग्राम को टोटल कितना है, 3 ग्राम है। कौन कौन, सड़ज ग्राम, मध्यम ग्राम, और मध्यम के साथ साथ गंधार ग्राम। तो 3 ग्राम, 1 ग्राम में 7, तो 7 तिया 21 ग्राम मूर्छना हो गया, है ना। मूर्छना की संख्या क्या 21 हो गया। और अगर पूछ दे मूर्छना की जगह पे पूछ दे क्या सुरुति, तो सुरुति 22 हो जाता है। याद रखिएगा सुरुति की संख्या कितना होता है, 22 होता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। सितार में कितने तार होते हैं, तो हम लोग जानते हैं सितार में कितने तार होते हैं, 7 तार होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 119 का बी नंबर हो जाएगा। 120 नंबर देखिए क्या है, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है।
हवेली संगीत ना तो दरबार में, ना तो मंदिर में, ना तो चौपाल में, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु बैजू बावरा, बालकृष्ण बुआ या स्वामी हरिदास। तो बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर जो है ये तो आपको पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु थे। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु थे। पलुस्कर जी के गुरु हो जाएंगे। और ये स्वामी हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए 122 देखते हैं, कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? तो इसमें से अलहैया बिलावल जो है यह आपको उत्तरांगवादी राग हो जाता है। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। फिर देखिए 123 में है, भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक हैं? तो भैरव सहाय ना तो पंजाब के हैं, ना तो दिल्ली के हैं और ना लखनऊ के हैं। तो भैरव सहाय आपको किस घराने से हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भैरव सहाय आपको पूर्वी पश्चिमी में आ गया दिल्ली पश्चिमी में आ गया, पूर्वी में आ गया आपको ये पंजाब तो आ गया आपको इधर अलग है, पश्चिम दिल्ली, पूर्वी में लखनऊ आ जाता है, बनारस घराना के आसपास भैरव सहाय हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, लखनऊ होगा नहीं, दिल्ली होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? बनारस होना चाहिए, वो ऑप्शन में है नहीं। 123 के बाद चलिए 124 देखते हैं। 124 में क्या है? राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो हम लोग जानते हैं राग भूपाली में जो है मो और नहीं, सा रे ग प ध सा होता है इसका। तो सारे ग प ध सा होता है, तो मो नी का प्रयोग तो होता नहीं कहीं। इसका स्वर संगीत क्या होता है? सा रे ग प ध सा। तो ये जो होता है सारे ग प ध, 5 गो स्वर होता है ना, तो ये 1 2 3 4 5 गो हो गया, मोनी का प्रयोग नहीं होता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक का कितने प्रकार है? तो आप जानते हैं संगीत रत्नाकर जो कि सारंगदेव के द्वारा लिखा गया है, उसमें गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। ठीक। भरतकृत नाट्यशास्त्र का रचना काल क्या है? तो भरतकृत नाट्यशास्त्र का रचना काल 5वीं शताब्दी हो जाएगा। राइट आंसर इसका। तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना होता है? तो तबला जब मिलाते हैं तो उस टाइम में कम से कम कितनी रीतियों का पालन करना होता है? तो कम से कम 2 रीतियों का पालन करना आवश्यक है। फिर देखिए, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तो तिहाई कहते हैं। किसी टुकड़े को अगर हम लोग 3 बार बजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तिहाई कहते हैं। किस ताल में एक ताली और एक खाली होता है? तो दादरा ताल टोटल 6 मात्रा का होता है, 3-3 मात्रा में विभाग में बांटा हुआ रहता है, 2 विभाग में 3-3 मात्रा। तो इसमें एक ताली होता है एक बार और एक क्या होता है? खाली होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए 130 में है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? तो आप जानते हैं सिद्धेश्वरी देवी जो है यह ध्रुपद की गायिका थी, तो ध्रुपद भी गाया करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 130 का ए नंबर। फिर 131 में देखिए, पखावज पर समांतर गंभीर ताले बजाई जाती है। तो कौन से पखावज पर जो है गंभीर ताले बजाई जाती है? तो खेमटा हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए, अब तो धमार में और ये क्या कहते हैं आपको ध्रुपद में पहले पखावज किया जाता था। सबसे पहले पखावज के संगति सबसे ज्यादा आपको कहाँ होता था? ध्रुपद में। लेकिन अब तो ध्रुपद धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब क्या होता है? ख्याल गायकी किया जाता है। तो खेमटा हो जाएगा। अभी गंभीर ताले बजाई जाती है। पखावज पर जो सबसे गंभीर तार बजाई जाती है तो खेमटा। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो हम लोग जानते हैं राग भैरव का गायन समय जो है ना, ये आपको प्रातः काल हो जाता है राग भैरव का गायन समय। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुपद गायक है? मिश्र बंधु या गुंडेचा बंधु या बड़ाली बंधु? तो हम लोग जानते हैं कि गुंडेचा बंधु जो है यह क्या है? एक ध्रुपद गायक है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 133 का। फिर देखिए 134 नंबर में क्या है? रेलो कितनी लय में बजाए जाते हैं? तो रेलो जो है ना, ये आपको 4 गुण या 8 गुण लय में बजाए जाते हैं। ये देखिए प्रश्न सब एकदम इंपॉर्टेंट सब है। रेलो कितनी लय में बजाए जाते हैं? तो 2 गुण, 4 गुण और 8 गुण में बजाए जाते हैं। आप अगर इसको तराना के बाद इधर जब पढ़ते हैं, दिरना तराना ये सब बोल पढ़ते हैं, तो रेलो का बोल आपको तबला में भी दिखाई देगा। तो रेलो 4 गुण और 8 गुण में गाया जाता है। तबला का लास्ट में आप देखिएगा तो यही दिया हुआ रहता है रेलो का। यह राग असावरी थाट का है। तो असावरी थाट का कौन सा राग हो जाएगा? राग दरबारी है। तो असावरी थाट का राग पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? दरबारी किस थाट का राग है? तो असावरी का ही है, दरबारी। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। गमक के कुल प्रकार कितने माने हैं? तो गमक के कुल कितने प्रकार माने गए हैं? संगीत रत्नाकर में भरत के द्वारा 15 प्रकार माने गए। राइट आंसर 15। इनमें है नहीं कोई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए, पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है?
तो हम लोग जानते हैं पुरुषों का जो तानपुरा होता है उसमें पहला तार, फर्स्ट तार और लास्ट तार क्या होता है, पीतल का होता है। फर्स्ट और लास्ट तार क्या होता है, पीतल का। तानपुरे में तार का टोटल तार कितना होता है, 4 तार होता है। पहला और लास्ट तार पीतल का होता है हम लोग का, पुरुष का। और महिला का जो है पुरुष में 2 तार जो बीच वाला होता है, दूसरा और तीसरा तार, ये आपको लोहा का होता है, पुरुष का बता रहे हैं। लेकिन महिला में क्या होता है, पहला भी तार, क्योंकि इसका आवाज होता है पतला महिला का, तो पहला भी तार लोहा का होता है। तो महिला का 3 तार लोहा का होता है, 1 2 3 हो जाता है लोहा, और लास्ट वाला सिर्फ हो जाता है पीतल। तो पूछा जा रहा है पुरुषों के बारे में, तो पुरुषों के तानपारे में पीतल का तार क्या हो जाएगा, पहला और लास्ट। कहाँ है, प्रथम और अंतिम तार। तो यही नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला और अंतिम तार पुरुषों के तानपुरे का क्या होता है, पीतल का रहता है, बीच वाला दोनों लोहे का रहता है। और महिला का क्या होता है, तीनों का तीनों 1 2 3 हो जाता है आपको लोहा का, और लास्ट वाला सिर्फ होता है पीतल का। सदा रंगीले मौन दशा के नाम से जाना जाता है, सदा रंग को ही जाना जाता है, सदा रंगीले मौन दशा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। 139 देखिए, 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का सा हो जाएगा। सा होगा, इसका चिन्ह क्या है, 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का सा होगा। इसका क्या चिन्ह है, तो ट्रेबल क्लैप है, बेस क्लैप है, या की सिग्नेचर है। तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बेस क्लैप है। इसका चिन्ह क्या है, बेस क्लैप। भरत काल की अवधि क्या रही है, 1 से लेकर के 800 ईस्वी हो जाएगा भरत काल की अवधि, 1 से ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी। राइट आंसर आपको हो गया सी नंबर। शुद्ध स्वर कितने हैं, तो हम लोग जानते हैं शुद्ध स्वर कितने हैं, टोटल 7 स्वर शुद्ध स्वर है। उसके बाद देखिए अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हम लोग जानते हैं कि भातखंडे जी है, अभिनव राग मंजरी के लेखक। तो राइट आंसर हो जाएगा 142 का ए नंबर, सी नंबर है, सी में है ना भातखंडे जी, ठीक है सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, उसके बाद क्या है 143 में अष्टाप स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है। तो आप जानते हैं ये पश्चिम स्वर लिपि पद्धति है, और इसमें स्वर और ताल का एक साथ प्रयोग किया जाता है। और हम लोग का जो है कर्मिक स्वरों का वादन किया जाता है, हम लोग में क्या होता है, कर्मिक स्वरों का वादन होता है, ठीक ना, कर्मिक स्वरों का वादन होता है। लेकिन इसका क्या होता है, अष्टाप स्वर लिपि पद्धति में स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग होता है। फिर देखिए अहमद जान थिरकवा संबंधित है किससे, अहमद जान थिरकवा जो है यह आपको तबला से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमद जान थिरकवा, बी नंबर। पाश्चात्य स्वर लिपि इनमें से कौन सा पद्धति अधिक प्रचलित है, तो आप यहाँ देख चुके हैं अष्टाप स्वर लिपि पद्धति क्या होता है, पाश्चात्य से संबंधित है। तो हम लोग का तो होगा नहीं, तो पाश्चात्य हो जाएगा, अष्टाप पद्धति कहिए। पाश्चात्य स्वर लिपि कौन सी पद्धति में अधिक प्रचलित है, अष्टाप। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था, गुजरात के बड़ौदा शहर में हुआ था ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म। फिर देखिए संगीत दर्पण मासिक पत्रिका जो है यह आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो दामोदर के द्वारा लिखा गया था, यह पंडित दामोदर के लिए द्वारा लिखा गया था संगीत दर्पण मासिक पत्रिका। और यहाँ पंडित दामोदर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, पंडित दामोदर होना चाहिए इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, पंडित दामोदर। राइट आंसर होता है पंडित दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर क्या हो जाएगा, 7 स्वर जो है इसी को ना मूल स्वर कहा जाता है। तो 148 का हो जाएगा बी नंबर, यानी सरज, ऋषभ, गंधार और क्या मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये जो सारे ग म प ध नि होता है क्या होता है, 7 मूलो स्वर होता है। चल स्वर की कितनी संख्या है, तो आप जानते हैं चल स्वर की कितनी संख्या है, 2 है। सा चल स्वर की कितनी संख्या बताएगा, 6। सा और प जो है ये अचल स्वर है, चल स्वर नहीं, अचल स्वर हो जाता है आपको सा और प, ये अपने जगह से नहीं हिलता। बाद बाकी क्या गो स्वर बच गया, 7 गो में से 2 गो हिलता है, तो इसका मतलब 5 गो स्वर बच गया। 5 गो क्या होता है, चल स्वर है, ये चलता है, अपने स्थान से ऊपर या नीचे जा सकता है। तो म जो है अपने स्थान से ऊपर जाता है, और बाद बाकी रे ग ध क्या होता है अपने स्थान से नीचे आता है, तो इसको कोमल कहते हैं, इसको कोमल विकृत कहते हैं रेगा ध्वनि को, इसको मुंह को क्या कहते हैं, तीव्र विकृत कहते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, चल स्वरों की कितनी संख्या, तो 5 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होना चाहिए था 5, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, ताली, खाली और गिनकर। जी, तो ताली, खाली और गिनकर जो है, ताली खाली गिन करके हम लोगों को ताल का अभ्यास करना चाहिए, तभी जाकर के हम लोगों का ताल में पक्का बनेंगे। तो देखिए आज का जो 150 प्रश्न है, तो 150 में 150 नहीं, आप समझिए 150 में लगभग 200 के आसपास हो गया। 80 प्रश्न में आपको
150 नंबर तक था। 80 प्रश्न में समझिए 150 नंबर, 150 से कम प्रश्न नहीं होगा। तो ये जो आपका संगीत शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें आपको अभी जो हम तीसरा सीरीज लेकर के आए, कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चन तो इसी में से मिल जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हर दिन देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।